स्वागत है आपका। मैं हूं पिनाज। शाम के 4 बज रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम कई बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। केजरीवाल को कैसे आज कोर्ट से झटका मिला है, राहत नहीं मिली है, और दूसरी खबर होगी कैसे स्पीकर पद को लेकर अब एक नई जंग शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। केजरीवाल को फिलहाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, उनको अभी जेल में ही रहना होगा। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, उनकी जमानत पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर लगी रोक को बरकरार रखा है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट जज ने ईडी के दस्तावेजों को ठीक से नहीं पढ़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में पीएमएलए एक्ट की शर्तों का ठीक से पालन नहीं हुआ है। और इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया से बात कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। Hindrances with respect to existing trees. Honorable LG Delhi visited the CAPFIMS जो हॉस्पिटल बन रहा है केंद्र सरकार का। The Honorable LG Delhi visited CAPFIMS road on dated 3/2/2024 and directed to clear the trees. तो जो पेड़ काटे जाने थे उनको लेकर जो आप और एलजी के बीच में खींचतान चली हुई है, उसी को लेकर सौरभ भारद्वाज जो हैं वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। लेकिन आपको बता दें केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। हाईकोर्ट के फैसले पर केजरीवाल के वकील ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला, स्टे जारी रहेगा निचली अदालत के फैसले पर, किस तरीके से देखते हैं आप, और क्या लीगल टीम अब केजरीवाल जी की करने वाली है आगे? देखिए, ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था। शुक्रवार को जब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे इंटरिम स्टे लगा था तो हमें ये लग रहा था कि शायद जो है इस स्टे को एक जजमेंट के थ्रू कंटिन्यू ही रहेगा, जिसको कि हमने तुरंत जो है चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सोमवार की सुनवाई रखी थी। सोमवार को सुनवाई हुई और जब हमने कहा कि हमारी बेल को स्टे कर दिया गया है तो कोर्ट ने कहा कि डिटेल जजमेंट का जो है हम वेट करेंगे। आज डिटेल जजमेंट आ गया है, इसको भी हम जो है जो हमारी पिटीशन पेंडिंग है उसमें हमने चैलेंज कर दिया है। कल की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, खासकर इस तथ्य को कि बेल जो है वो रूल है और जेल एक्सेप्शन है, और किसी व्यक्ति को जिसको एक अदालत ने अगर बेल ग्रांट की गई है तो उसको जो है रोकना वो सही नहीं होगा। मेन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने 45 पीएमएलए को नहीं सुना या उस पर बहस नहीं हुई। दूसरा, जो ईडी ने जो डॉक्यूमेंट फाइल किए थे उनको ठीक से नहीं देखा। ये दोनों चीजें लगता है आपको कि एडवर्स गई जो निचली अदालत का फैसला था? देखिए, मैं इस पे कोई डिटेल कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मामला सब जुडिस है। लेकिन जहां तक हमारा मामला है कि ट्रायल कोर्ट ने सारे तथ्यों को कंसिडर करते हुए अपना आदेश दिया था। हाई कोर्ट की एक फाइंडिंग आई है, लेकिन वो फाइंडिंग भी अंडर चैलेंज है अभी सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तो इस पे कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा। तो जमानत पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी आप और इस पर सुनवाई होगी। वो कह रहे हैं कि अभी तक इस पर कुछ भी टिप्पणी करना सही नहीं है। इस बीच बीजेपी जो है हमलावर हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह बात कही है। उन्होंने कहा केजरीवाल भ्रष्ट हैं, यह हाईकोर्ट के फैसले से स्पष्ट होता है। एचसी ने माना है कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है। लाजमी सी बात है, राजनीति है तो इस पर विपक्ष का इसी तरह से रिएक्ट करना लाजमी है। जो जमानत अरविंद केजरीवाल जी को निचले अदालत ने दी थी, माननीय हाई कोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया, और बिना उन्होंने सोचे समझे ये जमानत दी है। माननीय हाई कोर्ट का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, पैसे के लेन देन के सबूत हैं, किस तरह से उन्होंने पैसा अपने निजी लिए इस्तेमाल किया इसके भी सबूत हैं। और मैं बार बार कहता आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों ऐसे घोटाले किए हैं। इसलिए आज से कोर्ट की जजमेंट के बाद एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर उन्होंने हाईकोर्ट ने दोबारा से स्टे बरकरार रखा है, तो
तो मुझे लगता है ये जांच जिस तरह से चल रही है, सही मायने में अरविंद केजरीवाल और पूरी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इस लोकतंत्र की खूबी ये है कि यहाँ हर अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं कि हम माननीय कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। आपकी सहमति असहमति विषय पे हो सकती है, लेकिन माननीय कोर्ट के प्रति अगर आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो ठीक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी हम भी स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि माननीय कोर्ट कोई भी निर्णय देती है वो किसी न किसी विषय को देख के देती है। आपके पास चुनौती देने का अधिकार है, आप दीजिए, लेकिन उस अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आप शब्दों का चयन ठीक करें, ऐसा मेरी उनसे विनती है। चलिए, तो उस मुद्दे पर राजनीति करवा रही है, लेकिन आपके कार्यकर्ता, आपके नेता जो जमानत का जब फैसला आया था उसके बाद दिवाली मना चुके थे, मिठाई बांट चुके थे, उनको निश्चित तौर पर एक झटका लगा होगा, मानसिक तौर पर हताश हुए होंगे। अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कुछ कह रहे हैं अतुल, तमाम आला नेता? देखिए पिनाज, अब जिस तरीके से आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मान रही थी कि हाईकोर्ट से रिलीफ मिल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जिस तरीके से सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि हमें हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए, और आज जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, जो स्टे लगाया हुआ था निचली अदालत के फैसले पर, उस पर यह रोक जारी रहेगी। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि सोमवार को कोर्ट ने डिसाइड किया था कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और अब जो हाईकोर्ट का ऑर्डर का जो फैसला है, जो कॉपी है, वो अब आ चुकी है। इस कॉपी को आज जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वो कोर्ट के अंदर मूव करेंगे, और जो कल एप्लीकेशन सुनी जानी है इसी स्टे के विरोध में, क्योंकि स्टे पहले ही हाईकोर्ट ने दे दिया था और उसके ऊपर आज स्टे जो है वो जारी रखा है। तो कब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, लेकिन जो हाईकोर्ट ने आज जो अहम बातें अपने ऑर्डर के अंदर कही, दो बड़ी बातें थी इसके अंदर पिनाज। एक ये कि जो 45 एमएलए 45 पीएमएलए माफ कीजिए 45 पीएमएलए को नहीं सुना निचली अदालत ने, और इसके अलावा जो ईडी ने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर जमा कराए थे उनको भी कोर्ट ने नहीं देखा या नहीं सुना। और यही पक्ष जो है वो एसवी राजू और तुषार मेहता ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा था कि ना तो उनको बोलने का समय दिया गया, और जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने निचली अदालत के अंदर पेश किए थे उनको भी अदालत ने नहीं पढ़ा। और बाकायदा जो निचली अदालत की जज थी न्याय बिंदु, उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर भी यह लिखा था कि ईडी ने जो जवाब दिया है उसमें काफी भारी भरकम कागज जो है वो कोर्ट के अंदर जमा कराए हैं, जिनको पढ़ना काफी मुश्किल है। और उसको लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की कि जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने कोर्ट के अंदर निचली अदालत के अंदर जमा किए थे उनको जो निचली अदालत है उसको देखना चाहिए था। और इन्हीं बिंदुओं के ऊपर जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने इस स्टे को जारी रखा है। अब जब कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर सुनवाई करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऋषिकेश कुमार जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील है, उनका यह कहना था कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार था, हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है। ऐसा नहीं है कि हमें यही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहले भी हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया था और आज उस स्टे को जारी रखा है। तो अब इस ऑर्डर की कॉपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की जाएगी, और अब कल 10:30 बजे के बाद किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई करेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले के ऊपर टिप्पणी कर चुका है कि क्या 45 पीएमएलए को निचली अदालत ने सुना था, जिस पर एसजी तुषार मेहता ने यह बात कही थी कि नहीं सुना गया, नहीं देखा गया। तो 45 पीएमएलए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर क्योंकि पीएमएलए के इसी कानून के तहत लगातार यह बात कहती रही कि काफी सख्त कानून है और इसमें आरोपी को अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी होती है। बाकी मामलों के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो जांच एजेंसी है वो एविडेंस जो है वो लाती है, और यहां पर अरविंद केजरीवाल को अपनी बेगुनाही जो है वो साबित करनी है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 45 पीएमएलए, जिसके ऊपर लगातार बहस चल रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई होगी, निचली अदालत ने जिस तरीके से जो ईडी ने जो जवाब अपना दाखिल किया था उसको नहीं पढ़ा, 45 पीएमएलए के ऊपर कोई बात नहीं हुई, ये तमाम चीजें कल सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी, और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कैसे दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी तर्क और दलीलें जो हैं वो दी जाएंगी। और कल I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan.
तो राहुल गांधी ने एक सांसद के तौर पर शपथ ली और जो नैरेटिव वो लेकर चल रहे थे साथ अपनी शपथ के बाद उन्होंने जय हिंद और जय संविधान कहा। संविधान खतरे में है, इसी नैरेटिव के साथ विपक्ष ने पूरा का पूरा चुनाव लड़ा है और अभी हमने देखा है इंडी गठबंधन के जितने भी सांसद थे उन्होंने संविधान की प्रति को अपने हाथ में लेकर जो है वो शपथ ली है बतौर सांसद। राहुल गांधी भी अपने हाथ में वो प्रति लेकर आए। एक बार फिर से सुनिए शपथ राहुल गांधी की। Member of the House, elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. जैसा अपेक्षित था कि राहुल गांधी जिस तरह से संविधान को लेकर पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो संविधान की प्रति को हाथ में लेकर कहते रहे जनता के बीच कि संविधान खतरे में है। जरा फिर से सुनिए। देवेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश और राहुल गांधी ने बतौर सांसद जब शपथ ली तब भी उसी बात को, उसी प्रोजेक्शन को दोहराया। और बिल्कुल विनाश, लगातार उसी रणनीति पे वो लोग चल रहे हैं क्योंकि उस रणनीति ने चुनाव में उनको पे भी किया है एक हद तक। तो ऐसे में उनको लगता है कि क्यों ना इसको आगे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि आगे कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, झारखंड की बात करें, उसके बाद दिल्ली, बिहार, इन सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव पाइपलाइन में है, जम्मू कश्मीर है। तो वैसी स्थिति में इसी लाइन पर राहुल गांधी ने तय कर लिया कि उनको आगे चलना है। और इसमें नैरेटिव दो तीन चीज़ें रहती है। एक तो ये कि कास्ट पे मामला चला जाता है, आरक्षण को लेकर मामला चला जाता है, संविधान और लोकतंत्र, इन्हीं 4-5 बिंदुओं के इर्द गिर्द उनका पूरा कैंपेन अभी चल रहा है। और बार बार हम लोग पार्लियामेंट में भी देख रहे हैं कि जो अपोजिशन के सांसद हैं जब वो जा रहे हैं शपथ लेने के लिए तो बाकायदा संविधान की एक कॉपी हाथ में लेकर और फिर वो शपथ ले रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि इसका किस प्रकार का इन सब चीज़ों के द्वारा किस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, नैरेटिव ने उन्हें लोकसभा चुनावों में अच्छा बढ़त दिलाई, अच्छी नतीजे रहे उनके हक में, लेकिन ये नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? देखिए, दूसरी तरफ से भी लगातार बोला जा रहा है, जैसे आज की ही बात कर लें तो बार बार इमरजेंसी को पार्टी के चाहे शीर्ष स्तर के नेता हों, नरेंद्र मोदी वो, गृहमंत्री अमित शाह हों या फिर पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता, इन सब ने इस पूरे देश भर में इस अभियान को आगे बढ़ाया। उसमें याद दिलाया जा रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया था, कैसे कैसे संशोधन किए गए अपने हक में, अपने मतलब के लिए। तो इन सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। उसमें मसला इसी बात का रह जाता है कि किसकी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा तार्किक तरीके से जनता के पास पहुंच पाती है, वही कवायद नज़र आ रही है। और जब प्लेग्राउंड पार्लियामेंट हो तो समझा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों के लिए कितना बड़ा अवसर होता है एक नैरेटिव गढ़ने के लिए कोशिश करना कम से कम, और वही झलकी नज़र आ रही है। चाहे प्रोटेम स्पीकर का मामला हो, शपथ में मामला हो, शपथ में भी आप देख रहे हैं कि कई सारे अपोजिशन के सांसद जब जा रहे हैं तो जिस प्रकार देवेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अभी संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू जो हैं वो सदन में बोल रहे हैं, जरा एक मिनट सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। जरा डिप्टी स्पीकर का प्रक्रिया अलग से होता है, तो उसको कंडीशन दे करके स्पीकर का पद को लेकर के डिप्टी स्पीकर का कंडीशन लगाना ये सही नहीं है। आप तैयार हैं सर? हमने खुले मन से कहा है कि डिप्टी स्पीकर का चर्चा अलग से करेंगे, पहले स्पीकर पद का चुनाव होने दीजिए और सर्वसम्मति से स्पीकर को चुन लिया जाए, फिर हम डिप्टी स्पीकर का बात करेंगे। लेकिन उसको आप कंडीशन दे करके कि ये बात नहीं मानेंगे तो ये नहीं करेंगे, तो फिर आप परंपरा तोड़ने वाली बात हो गई है। सर, क्या आप अपील कर रहे हैं कि वो अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लें? Deputy Speaker post was given to the opposition party in 1991. Before that, such practice did not exist. However, I am not on the issue of Deputy Speaker post right now. What I am saying is, since the tradition has been every Lok Sabha, the new speaker is elected unopposed unanimously. That has been the practice. Let us not break the convention and tradition. And to put condition on the speaker post itself is wrong. That is why I feel. So I once again appeal the Congress party to follow the tradition and convention and let us elect the new speaker of the Lok Sabha unanimously. आप ये रिक्वेस्ट करें उनसे कि वो अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लें? कहने का यही अर्थ है कि आप परंपरा और जो हमारे आज तक का
जो सिस्टम रही है उसको मानते हुए कल मोशन मूव ना करें। और ठीक है, आपने नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद अगर आप मोशन मूव नहीं करते हैं या उसको विड्रॉ आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको फिर हम कंसेंसस माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी अहंकार दिखा रही है, विपक्ष को साथ में नहीं। स्पीकर का पद को यूनानिमसली हम चुनते हैं, यही परंपरा अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अहंकार का बात कहां से आ जाते हैं। हम पहली बार तो परंपरा नहीं कर रहे हैं। क्या हम पहली बार लोकसभा स्पीकर को निर्विरोध चुनने का परंपरा हम पहले बोल रहे हैं? क्या पहले बार तो नहीं कर रहे हैं? ये हमेशा ऐसा ही होते आया है, इसलिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, लोकसभा स्पीकर का प्रक्रिया जो होते हैं उसको लेकर के राजनीतिकरण नहीं किया जाए तो ये सदन के गरिमा बचाए रखेंगे। सर, एक सवाल, आज संसद में जय फिलिस्तीन के नारे गूंजे हैं, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। मुझे अभी सदस्य ने आके बताया कि एक मेंबर ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो मैं अभी उसको रूल्स के मुताबिक जो चेयर में है उनसे बात करता हूं इसका क्या करना है, क्योंकि हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जायकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूं। नियम के मुताबिक क्या है उसका आगे उसके हिसाब से काम करेंगे। इंग्लिश में मैंने बता दिया। वी हैव नो एनी काइंड ऑफ enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath. We will see the rules first. चलिए, तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि परंपरा का पालन करना चाहिए, सत्ता पक्ष के पास निर्विरोध चुना जाता है स्पीकर, और ऐसे में आप अपना मोशन मूव कर लीजिए, अपने कैंडिडेचर को वापस ले लीजिए, वो तो यही अपील करेंगे। लेकिन लगता नहीं कि विपक्ष इसके मूड में है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जो है इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अपना कैंडिडेट खड़ा करना, वो भी जानते हैं कि उनके पास संख्या बल नहीं है, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स पोस्चरिंग है। अब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि कोशिश वही है, क्योंकि उनको पता है कि नंबर्स गेम में वो पिछड़ रहे हैं, पिछड़े हुए हैं। और ऐसे में एक दिलचस्प तस्वीर ये उभर कर सामने आ सकती है कि अभी दोनों का जो स्ट्रेंथ है अपोजिशन का और सत्ता पक्ष का जैसे 2933 है, संभव है कि इससे कुछ ज़्यादा ही वोट उनको आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, और क्योंकि मतदान गोपनीय होता है तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो कि स्पीकर के साथ बहुत बेहतर टर्न पर रहे हैं, वो चाहे किसी भी पक्ष के हो। क्योंकि स्पीकर बनने से पहले भले ही वो सांसद दल विशेष के होते हैं, लेकिन स्पीकर बन जाने के बाद वो एक तरह से दलीय सीमाओं से ऊपर होते हैं और सबके साथ उनके लगातार इंटरेक्शन आता है। उसमें बहुत सारे सांसदों के साथ पर्सनल बॉन्डिंग बन जाती है, जो कि बनी है पिछली बार। तो वो एक देखने वाली बात होगी, अगर वैसा हो गया तो वो अपोजिशन के लिए देवेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, अखिलेश यादव सदन में शपथ ले रहे हैं, जरा वो तस्वीरें श्री हम दिखा दें। रमेश अवस्थी। मैं रमेश अवस्थी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। मैं अखिलेश यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
संविधान की प्रति तो थी, लेकिन राहुल की तरह से उन्होंने जय हिंद जय संविधान का नारा नहीं लगाया। लेकिन यहाँ देखिए कि आए तुरंत और राहुल गांधी से उन्होंने हाथ मिलाया, अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद वो आगे बढ़े। तो यहां पर अखिलेश यादव जो हैं, संविधान की प्रति उनके हाथ में थी। जिस तरह से हमने देखा कि इंडी गठबंधन के अधिकांश सांसद जो हैं संविधान की प्रति को अपने हाथ में लेकर जो है वो शपथ ले रहे हैं। एक नैरेटिव, एक मैसेज देने की पूरी कोशिश है। राहुल ने जरूर जय हिंद जय संविधान का नारा लगाया, लेकिन अखिलेश ने सिर्फ प्रति को ही हाथ में पकड़े रहना उचित समझा। और बात ओवैसी की, ओवैसी को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। ओवैसी ने संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। शपथ ग्रहण के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा। जब ओवैसी सांसद के तौर पर शपथ ले रहे थे, जय फिलिस्तीन कह रहे थे, तब बीजेपी सांसदों ने ओवैसी का विरोध किया। अब से कुछ ही देर पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि वो उचित कार्रवाई करेंगे जो सदन के नियम है उसके मुताबिक। ओवैसी के जय फिलिस्तीन के नारे पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया है, क्या तर्क दिया है, जरा वो भी सुन लेते हैं। कैसा खिलाफ है? कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो भी सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया। वो करते हैं, उनको इसको रिकॉर्ड से छोड़िए ना, हम बोलने का बोल दिए। अब क्या है, आपने जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब्त करा रहे हैं कि जय। अब हम उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे? आपने सुना नहीं अभी क्या क्या बोला? लेकिन आपका ये बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। सर, आप एक जो शपथ लेते हैं समय जो बोले थे, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। वो रिपीट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, संसद यूट्यूब चैनल जाएगा, मिल जाएगा आपको। और शपथ लेते वक्त ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारे पर बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने तंज कसते हुए कहा, भारत में रहकर भारत माता की जय का विरोध करते हैं और जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। आज मजलिस पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में वोट लेते वक्त जो जय पालस्तीन का स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है। और भारत में रहकर भारत के संविधान में भारत माता को जय नहीं बोलते, मगर पालस्तीना को जय बोलना, ये आम जनता से मैं अनुरोध करता हूँ। ये ऐसे लोग कैसे कैसे आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का काम कर रहे हैं, ये लोग समझना चाहिए।